बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, डब्ल्यूपी एक्ट क्या है, इसको कैसे याद करें, और अल्फ़ा बीटा गामा जैव विविधता क्या है। मुझे भी कन्फ्यूज़न कभी हुई थी, क्योंकि जिस टीचर से मैं पढ़ता था तो वो तो रटी रटाई बातें ही बताते थे और समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पूरा कंसेप्ट के साथ और आसान शब्दों में जानेंगे कि इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण क्या होता है, डब्ल्यूपी एक्ट 1972 क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने शेड्यूल बनाए गए हैं, उसके अलावा अल्फ़ा बीटा गामा ये जैव विविधता क्या है। और दावा है मेरा कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे जैसे भी आए हैं वो आसानी से आप कर लेंगे। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। देखो, जब भी किसी जानवर को, जीव जंतु को प्राकृतिक आवास में यानी पर्यावास में जब उसको संरक्षित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, उसी को इन सिटू संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर हम गैंडों को संरक्षित कर रहे हैं तो वो उसका प्राकृतिक पर्यावास है, तो वहाँ पर उसका हम संरक्षण दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाया, वो इन सिटू संरक्षण कहलाया। बायोस्फीयर रिजर्व में हमने कुछ एरिया को इको सेंसिटिव कोर एरिया में कुछ ऐसे जानवरों को संरक्षित किया है कि जहाँ वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिए गए कई तरह के, है ना, उस एरिया में नहीं जाया जा सकता। तो ऐसे जानवरों को जब वहाँ रखेंगे तो इन सिटू संरक्षण कहलाया जाएगा। यानी इन सिटू संरक्षण क्या होता है, जब भी किसी जीव जंतु को प्राकृतिक पर्यावास में हम उसको संरक्षण देते हैं, संरक्षित करते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं, वही इन सिटू संरक्षण कहलाता है। और ये कोई विधिया नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी रणनीति है जो अपनाई जाती है। एग्जाम्पल से आप और बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सामुदायिक उपवन जो हो गए, कम्युनिटी जो फॉरेस्ट होते हैं, ये सब बेहतर एग्जाम्पल इन सिटू संरक्षण के। और उसके अलावा अगर हम एक्स सिटू संरक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक पर्यावास में जीव जंतुओं को संरक्षण ना दे करके हम बाहर देते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स और जीन बैंक्स। तो ये क्या एक्स सिटू संरक्षण के एग्जाम्पल है। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देखते दो तीन साल पहले का, जैसे कि चीता को जब भारत में लाया जा रहा था तो उसको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, नामीबिया से लाया गया था, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया उसको। तो ये किस प्रकार का संरक्षण हुआ, ये इन सिटू संरक्षण हुआ, क्योंकि उसको प्राकृतिक पर्यावास में ही उसको संरक्षण दिया गया। उसके अलावा अगर इसको हम चिड़ियाघर में रख देते, बोटेनिकल गार्डन में रख देते, बोटेनिकल गार्डन में तो खैर पेड़ पौधों को रखा जाता ज़्यादातर, अगर इसको हम चिड़ियाघर में रख देते तो वो एक्स सिटू संरक्षण कहलाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं डब्ल्यूपी एक्ट। तो जैसे हम सभी को कानूनी अधिकार दिए गए हैं, सुरक्षा दी गई, उसी प्रकार से जानवरों को भी कुछ कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आप जानवरों को यूं ही नहीं मार सकते, शिकार नहीं कर सकते। तो शिकार पर, उसके अवैध व्यापार पर, उसके मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है डब्ल्यूपी एक्ट के तहत। उसको सुरक्षा के प्रावधान किए गए इन्हीं, और सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जैसे कि डब्ल्यूपी एक्ट के तहत 1972 में लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ में जो भी जीव जंतु है, जंगली जानवर और पेड़ पौधे, उसको संरक्षण करने के लिए 6 शेड्यूल बनाए गए। तो पहला और दूसरे शेड्यूल में ऐसे जंगली जानवरों को रखा गया जिस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके लिए? इलीगल व्यापार के लिए, शिकार के लिए, यानी किसी प्रकार से उसको मारा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। अगर वो मानव जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं तो उसको मारा जा सकता है, लेकिन इसमें आपको वहाँ के वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होते हैं उसका परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप उसको मार सकते, वरना नहीं मार सकते। आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपको कठोर दंड दिए जा सकते हैं अगर आप बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के अगर किसी भी जानवर को मार देते जो शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 और 2 में है। जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हाथी, अनूप मृग, कस्तूरी मृग, कुछ कछुए, तो इनको नहीं मार सकते आप। डॉल्फिन, अगर आप बिना इजाज़त के इसको मार देते हो जब तक मानव जीवन में खतरा, तो आपके ऊपर
3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर इसको आप इलीगल शिकार कर देते हैं तो। इसी प्रकार से जो तीसरा चौथा शेड्यूल बनाया गया, इसमें सामान्य दंड का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें दंड का प्रावधान तो किया गया, लेकिन वो किस प्रकार का सामान्य है। तो 1 और 2 से ज़्यादा पूछा जाता है। 3 में कौन कौन से जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो आप नेट पे सर्च मार के पता कर सकते हैं। और जो 5 है उसमें वर्मिन्स को रखा गया है। वर्मिन्स ऐसे जानवर होते हैं जो फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चूहे, नेवले, कुछ सांप। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार सरकार ने नील गाय को वर्मिन घोषित किया। क्यों? क्योंकि फसलों को वो नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए उसको वर्मिन घोषित किया गया। तो यहाँ पे आपको वार्डन की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना हो कि राज्य सरकार ने उसको वर्मिन घोषित किया है या नहीं। और किसी भी शेड्यूल से वर्मिन घोषित करना ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है। शेड्यूल 1, 2 से अगर कोई राज्य सरकार घोषित नहीं कर सकती, केंद्र सरकार ही घोषित करती है। ओके। और जो 6 है उसमें पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों को रखा गया है, यानी उसको आप अपने फायदे के लिए उसको काट नहीं सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इन पेड़ पौधों को बोटेनिकल गार्डन में रखा जाता है, वो किस प्रकार का संरक्षण हो जाएगा? एक्स सिटू संरक्षण हो जाएगा। जैसे कि सभी गैंडों को या कुछ गैंडों को अगर हम चिड़ियाघर में रख दें तो वो एक्स सिटू संरक्षण हो जाएगा। ओके। तो आई होप WP एक्ट भी आप जान गए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताने वाली बात यह है कि जैसे WP एक्ट के तहत ही नेशनल पार्क बनाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाते हैं। तो भारत में 106 के आसपास ही, उससे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, सिमलीपाल, है ना, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई हैं, कान्हा, पेंच और बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपको याद करना 18 हैं, जिसमें से 12 को संरक्षण दिया गया है यूनेस्को के तहत, मैप के तहत। ओके, मैप कार्यक्रम जो चलाया गया था। तो ये आपको याद कर लेना। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर लेना, खासकर जो दक्षिण भारत के हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता के ऊपर आते हैं। तो आपने पूरे विश्व में आप देखोगे, पूरे संसार में आप देखोगे कि जैव विविधता हर जगह समान नहीं है, अलग अलग है। विषुवत रेखा यानी 0 से 10 डिग्री पे आप देखोगे जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलेगी। घने घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, कई तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, क्षेत्र पड़ते हैं, वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जीव जंतु की, पेड़ पौधे की, नदियाँ भी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये जैव विविधता हो गई। तो इस जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, अल्फा, बीटा, गामा। अगर स्थानीय स्तर पर हम जैव विविधता को काउंट करते हैं, जैसे कितने जानवर हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में कितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, कैसी विविधता हो जाएगी? अल्फा विविधता हो जाएगी। उसी प्रकार से बीटा विविधता क्या होती है कि जैसे 2 नेशनल पार्क या 2 जंगलों में कुछ विशिष्ट जानवर होते हैं, तो विशिष्ट जानवर को अगर काउंट करते हैं तो बीटा विविधता कहलाता है। जो गामा विविधता होती है वो संपूर्ण विविधता को बतलाता है, जैसे कि पूरे भारत में कुल कितने जीव जंतु हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, तो वो गामा विविधता के अंतर्गत गिना जाएगा। किस राज्य में कुल कितनी जैव विविधता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पूरे विश्व में कितना है, एक महाद्वीप में कितना, एशिया में कितना है, या अफ्रीका में कितना है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में कितना है, तो वो गामा विविधता के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये आगे सक्सेस नहीं होगा। और हमें मोटिवेशन मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।